फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंस। ये पूरा ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो सबसे पहले देखेंगे लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लर्निंग डिफाइन, it appears quite simple to define the term learning, where we all have spent our entire lives learning new things। ठीक है, लर्निंग को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है, जो हम पूरी लाइफ हम इसी में स्पेंड करते हैं। हमने पूरी लाइफ में क्या सीखा, लाइक दैट रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। लर्निंग इज़ बेसिकली साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड अ फ्यू डिफिनेशंस ऑफर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट आर गिवन बिलो। पहला आपका डिफिनेशन ये हो जाएगा, लर्निंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपने कुछ सीखा तो कुछ ना कुछ आपके बिहेवियर में चेंज होगा, ये पहला है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? लर्निंग इज रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन द कैपेसिटी फॉर परफॉर्मेंस विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। तो आपने क्या मतलब एक्सपीरियंस किया और उस हिसाब से आपकी जो कैपेसिटी है परफॉर्मेंस करने की, आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लर्निंग में देखते हैं। लर्निंग इज़ अ वे थ्रू विच ह्यूमन बींग्स एक्वायर न्यू स्किल। लर्निंग के थ्रू ही ह्यूमन बींग्स क्या कहते हैं? न्यू स्किल्स को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को, एटीट्यूड्स को एंड वैल्यूज़ को। द आउटकम ऑफ लर्निंग आर द न्यू कैपेबिलिटी पॉसेस बाय अ लर्नर। जब आप कुछ सीख जाते हो तो एक नया कैपेबल ह्यूमन बींग बन के आता है बाहर। एक आप में बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप उसको न्यू कैपेबिलिटी के साथ वापस आते हो। सो इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग, ये भी अच्छे से मेंशन हुआ है, देख लेना इस सिलेबस में। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग क्या है? पहला तो आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ लर्नर। लर्नर कितने टाइप के होते हैं? लर्नर्स हैव मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट वेरियस एजेस एंड स्टेजेस। तो अलग अलग एजेस में, अलग अलग स्टेजेस में लर्नर अलग अलग होते हैं, बट दे ऑल्सो डिफर सिग्निफिकेंटली इन मैनी वेज। टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द कॉमनलिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू मीट द स्टूडेंट्स नीड, एज नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। तो टीचर को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या डिफरेंसेस है बच्चों के बीच में, उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। सो there are variations among learners with respect to their age, cultural environment, past experience, physical, mental, emotional make up, goals, needs, etc. तो जो learners होते हैं बहुत तरीके से अलग होते हैं, या तो आप उनको देख सकते हैं कि एज ग्रुप में भी अलग होते हैं, कई अलग अलग एज के लोग। कल्चरल इन्वायरमेंट रहता है, उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस जैसे बच्चों के साथ होता है वो सारी चीज़ें डिफरेंट रहती हैं। फिजिकल, मेंटली और इमोशनली वो अलग अलग रहते हैं, उनके गोल्स अलग रहते हैं, नीड्स अलग रहती हैं। सो फर्दर मोर डिफरेंट लर्नर्स हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। इसलिए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की सीखने की क्षमता अलग होती है, उनकी स्टाइल्स अलग होती हैं। एंड हेट्रोजेनिटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो हेट्रोजेनिटी मतलब जो डिफरेंसेस हैं ना, उनके बेस पे अगर देखेंगे तो लर्नर्स अलग अलग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो दे में परसीव, इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट द सेम लर्निंग इवेंट इन अ डिफरेंट वेज। तो सेम चीज़ें सीखते हैं लेकिन डिफरेंट वेज रहता है। सो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स देयरफॉर मेरिट कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ मीडिया। Learner benefit from those media that match their individual learning styles. Therefore it is understandable why a variety of methods, resources and paths should be provided for the different स्टूडेंट टू अचीव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें ये समझना कि हमें अगर ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं लर्नर्स के बीच में, तो हमें कहीं ना कहीं जो पाथ होता है हम बच्चों को जो प्रोवाइड करते हैं, जो एक वे प्रोवाइड करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, वो भी अलग अलग रखना चाहिए। तो thus while designing an instructional plan, the important task of the designer is to identify the most critical characteristics for the attainment of instructional objective। तो जब आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो, डिज़ाइन करते हो, जब आपका जो इंस्ट्रक्शनल प्लान होता है, तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब आ जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट्स।
क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जैसे लर्नर, पहले तो लर्नर ही है ना। सो लर्नर मस्ट इंटरप्रेट द स्टिमुलस, डिफ्रेंशिएट एंड कंबाइन देम एंड गिव देम सम मीनिंग। दूसरा आपका स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब एनी स्टिमुलस और सेट ऑफ स्टिमुलाई टू विच द लर्नर इज सेंसिटिव कैन बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लर्निंग सिचुएशन। तो आप ऐसे कोई स्टिमुलस दें या इनपुट जिसको हम कहते हैं दें, ताकि लर्नर के सिचुएशन में कुछ ना कुछ वो मदद करे। फिर आता है इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर, जैसे उसका परसेप्शन हो सकता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हो सकता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है, एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव्स, इंटेलिजेंस, प्रीवियस लर्निंग, ये सारी चीज़ें भी एक इंटरनल कंडीशन की तरह एक काम करती हैं एलिमेंट्स के तौर पर। फिर आता है रिस्पॉन्स, एनी एक्शन और रिएक्शन टू द लर्निंग सिचुएशन, जो आपका एक्शन या रिएक्शन होता है जो भी वो रिस्पॉन्स के तौर पर गिना जाता है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आपने देखे। एलिमेंट्स मतलब जो लर्निंग में इन्वॉल्व रहते हैं। लर्निंग में कौन इन्वॉल्व रहेगा? पहला तो आपका लर्नर है जो खुद सीख रहा है, फिर उसके स्टिमुलस जो आप उसको दे रहे हैं, जो स्टिमुलाई उसके पास, फिर उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, लर्नर का जो पर्सपेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं इंटरनल कंडीशन के तौर पर उसको देख सकते हैं, परसेप्शन के तौर पर, कॉग्निटिव के तौर पर, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड्स, ये सारी चीज़ें, और फिर रिस्पॉन्स। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये प्रोसेस देखेंगे तो पहला रिसेप्शन, ठीक है। प्रोसेस कैसे चलती है लर्निंग की? तो पहले लर्निंग के प्रोसेस में रिसेप्शन आएगा। रिसेप्शन मतलब गेनिंग अटेंशन बाय मेकिंग सम अब्रप्ट चेंजेस इन स्टिमुलाई और स्टिमुलस। सो रिसेप्शन मतलब उसको रिसीव करना, ठीक है, परसीव करना। जो लर्नर है वो पहले परसीव करेगा, कोई चीज़ सुनेगा, देखेगा, या जो भी उसको चीज़ें स्टिमुलाई की जाएंगी, इनपुट किया जाएगा वो चीज़ें। फिर दूसरा एक्सपेक्टेंसी, इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। तो एक एक्सपेक्टेंसी दिया जाएगा जिसमें इन्फॉर्मिंग, आप लर्नर को इन्फॉर्म करते हो उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये चीज़ें होंगी, तो मतलब ये करने के बाद आपको क्या एबिलिटी मिल जाएगी, वो चीज़ें समझाना। फिर रिट्रीवेबल टू वर्किंग मेमोरी, सो स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। जब आपको कोई चीज़ स्टिमुलाई किया जाता है ना, तो आपको जो प्रायर नॉलेज रहता है उसको आप रिकॉल करें। फिर सिलेक्शन परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन, डिस्प्लेइंग कंटेंट्स विद डिस्टिंक्ट फीचर। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मतलब दिखाई जाएंगी सामने, डिस्टिंक्ट फीचर को आपको डिस्प्ले किया जाएगा। फिर है सिमेंटिक इनकोडिंग, फिर उसके मीनिंग आप समझेंगे। सो लर्निंग गाइडेंस के थ्रू मीनिंग समझेंगे। फिर रिस्पॉन्ड, आस्किंग लर्नर टू परफॉर्म, रिस्पॉन्ड करना मतलब हम लर्नर को से उसको परफॉर्म करने की बात कहते हैं। फिर रीइंफोर्समेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर। रीइंफोर्समेंट मतलब आपको फीडबैक दिया जाता है, अच्छा या बुरा जो भी है, जैसा भी है आपका रीइंफोर्समेंट में आएगा। फिर रिट्रीवल एंड रीइंफोर्समेंट, एडिशनल परफॉर्मेंस बाय लर्नर एंड इट इंटेल्स फीडबैक ऑल्सो। फिर आता है जनरलाइजेशन, जिसमें मोर प्रैक्टिस ऑफ वेरिड प्रॉब्लम्स सो एज इंक्रीज रिटेंशन। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो ये एक तरह से आपका पूरा क्या हो गया, स्टेप्स है जो कि लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ लर्नर। सो अब इसमें पहले लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। दिस हेल्प टू प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एज इट मे रिवील फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दी relevant to training or instructional decision. The social factors mainly include in this. तो इसमें सोशल फैक्टर्स देख लेंगे। तो क्योंकि पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट्स है ना, तो इसमें पर्सनल जो सोशल फैक्टर्स रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो पहला तो एज हो गया, एज एंड मैच्योरिटी लेवल हर लर्नर में अलग अलग रहती है। मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट दिया जाएगा उसके प्रति, उसके लिए आपको मोटिवेशन कैसा है, ये एटीट्यूड कैसा है। फिर है एक्सपेक्टेशंस एंड वोकेशनल एस्पिरेशंस। फिर है स्पेशल टैलेंट्स, कुछ बच्चों में होता है स्पेशल टैलेंट्स। फिर है मैकेनिकल डेक्सटेरिटी। फिर है एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस इन्वायरमेंट कंडीशन। तो जैसे भी आपको मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में आप उसको कैसे, एक एबिलिटी होती है हम इस कंडीशन में ये चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखाई दे रही है, जो कि एक पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट के बेस पर है, ठीक है। सम ऑफ द डिफरेंसेस इन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द एडोलसेंस एंड अडल्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड फर्दर। तो इसमें आगे देख लेंगे कि मतलब जो एडोलसेंट होते हैं
और एडोलसेंस और एडल्ट्स में क्या फ़र्क होता है वो आगे देखेंगे। दूसरा है इसमें फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट। सो फील्ड हियर मीन्स कॉन्टेक्स्ट और सराउंडिंग। ठीक है, फील्ड का मतलब यहाँ पे है जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो भी आपको सिचुएशन दी है या जो भी सराउंडिंग में आपको काम करना है वो आपका फील्ड हो गया। ठीक है, सम पीपल आर मोर एंड मोर लेस सम पीपल आर मोर एंड सम लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट व्हेन परफॉर्मिंग अ स्किल और लर्निंग। तो कहीं ना कहीं कोई बच्चे होते हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट से या उस सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई बच्चे नहीं होते हैं। सो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर क्या होते हैं? Feel independent learner tend to rely less on the teacher or other learners for support. Feel independent learner perceive analytically। जो feel independent learner होते हैं ये क्या होते हैं? Tend to less on teacher और अदर लर्नर्स। सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा वो डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, फील्ड इंडिपेंडेंट जो लर्नर होते हैं वो टीचर पे या कोई भी सपोर्ट सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर परसीव एनालिटिकली, वो एनालिटिकली चीज़ों को परसीव करते हैं। दे सी ऑब्जेक्ट सेपरेटली फ्रॉम द सराउंडिंग फील्ड। दे प्रिफर द वर्क इन सेल्फ स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन एंड हैव सेल्फ डिफाइंड गोल। तो इसमें बच्चे न ज़्यादा टीचर पे डिपेंड रहते, अपने से ही चीज़ें परसीव करके एनालिटिकली वे पे समझते हैं, खुद ही सारा जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो भी सराउंडिंग या फील्ड दिया जाएगा उसमें सेल्फ स्ट्रक्चर्ड अपना काम करते हैं और एक सेल्फ डिफाइंड गोल तैयार करते हैं। इन दी क्लासरूम एक्टिविटी सच एज एक्सटेंसिव रीडिंग, जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, विच लर्नर कैन कैरी आउट अलोन आर यूजफुल फॉर फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। जैसे एग्जाम्पल की क्लास में जो एक्सटेंसिव रीडिंग रहती है, जो पढ़ना रहता है अपने से पढ़ना, सारी चीज़ें समझना, तो वो एक तरह से फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर की निशानी है। और अगर राइटिंग की बात करें तो उसमें भी आप किसी की हेल्प नहीं लेते हो, खुद से करते हो। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग और लर्निंग है वो इसमें है। दूसरी तरफ देखें तो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर है ऑफन वर्क वेल इन टीम्स, एज इसमें क्या होता है एक टीम की तरफ काम किया जाता है, एज दे टेंड टू बी बेटर एट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो वो क्या था, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप था। जो भी है हम खुद से ही अपने आप में चीज़ें करेंगे और इसमें बल्कि ग्रुप में करेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाएंगे। दे परसीव ग्लोबली, दे प्रीफर टू वर्क इन एग्जिस्टिंग structure or context, they require extremely defined goals and reinforcement and are more aware of their surrounding। जो आसपास चीज़ें हो रही हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना, सराउंडिंग्स पे, और इनका इफेक्ट कैसे ग्लोबली हम चीज़ें दे सकते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना, फील्ड मतलब ग्रुप वर्क करना। सो इन द क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेसन आर यूजफुल फॉर फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर कैन discuss what they know about the topic, predict content और look at the listen to related material। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्लासरूम में लर्नर क्या है, डिस्कस करते हैं कि हमें कैसा टॉपिक चाहिए, है ना, प्रेडिक्ट उसके कंटेंट पे बात करते हैं और उससे रिलेटेड मटेरियल क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो वो एक ग्रुप की तरह काम करता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट जिसमें हम रिफ्लेक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी की बात करेंगे। व्हेन अ क्वेश्चन इज पोज्ड, सम स्टूडेंट टेक लॉन्ग टाइम टू रिस्पॉन्ड वाइल अदर आर क्विक इन रिस्पॉन्स। तो रिफ्लेक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में देखेंगे कि जब कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उस टाइम पे एक बच्चा होता है जो बहुत जल्दी आंसर करता है, एक बच्चा बहुत टाइम लेता है। सो द स्पीड with which the respondent make a response to the task and the number of errors they make is termed as conceptual tempo। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइम पे जो रिस्पॉन्सर रहता है या लर्नर रहता है वो कितना टाइम ले रहा है और टाइम के साथ साथ वो क्या क्या गलतियां कर रहा है, क्या क्या एरर्स वो कर रहा है, वो इसको हम एक कंसेप्चुअल टेम्पो का नाम दे देंगे। Those students who respond quickly and make a fair number of mistakes are said to have a fast conceptual tempo। अब एक और है कि अगर एक तो ये हो गया, दूसरा चीज़ ये कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड के साथ साथ वो सही रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको बोलते हैं हम फास्ट कंसेप्चुअल टेम्पो। दे आर सेड टू बी पॉजेस इम्पल्सिव
स्टाइल ऑफ लर्निंग, तो उनको कहा जाता है इम्पल्सिव स्टाइल ऑफ लर्निंग, मतलब बच्चा अच्छे से सीख रहा है. सो लर्नर्स हु आर स्लो इन रिस्पॉन्स एंड टेंड टू मेक फ्यूअर मिस्टेक्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव. तो और ये दूसरे तरफ सबसे पहले 3 चीज़ें याद रखना. पहला ये कि एक तो ये कि आपको जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 तरह के बच्चे मिलेंगे, एक जल्दी रिस्पॉन्ड करने वाले, एक लेट रिस्पॉन्ड करने वाले. ठीक है. एक बच्चा मतलब एक ये होगा कि अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो और कुछ गलतियां भी कर रहे हो, इसको हम कंसेप्चुअल टेम्पो बोलते हैं. अब 2 चीज़ें इसमें निकल के आती हैं. एक बच्चा जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और थोड़े बहुत ही मिस्टेक करता है, उसको हम बोलेंगे फास्ट कंसेप्चुअल टेम्पो. दूसरा बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता है, स्लो रिस्पॉन्ड करता है बट बहुत कम मिस्टेक्स के साथ करता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव. ठीक है. सो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन द इम्पल्सिव लर्नर कलेक्ट्स लेस डाटा, दे आर लेस सिस्टमेटिक एंड डज नॉट लुक फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. तो इसमें क्या होगा, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन आएगी तो इम्पल्सिव प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इम्पल्सिव लर्नर होते हैं, वो कलेक्ट लेस डाटा, कम डाटा कलेक्ट करेंगे. दे आर लेस सिस्टमेटिक भी कम ही रहेंगे एंड डज नॉट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोल्यूशन, और दूसरी सोल्यूशन की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि ये जल्दी काम कर रहे हैं ना. रिफ्लेक्टिव लर्नर स्पेंड मोर टाइम, जो रिफ्लेक्टिव रहेंगे वो ज़्यादा टाइम लेंगे फॉर कलेक्टिंग डाटा इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग द डाटा बिफोर ऑफरिंग द रिस्पॉन्स. और वो सारी चीज़ें पहले इकट्ठा कर लेते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हमको बताना है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, सारी चीज़ें कैलकुलेशन के बाद बताते हैं. वो रिफ्लेक्टिव लर्नर होते हैं. और अब आ जाते हैं क्लासरूम बेस्ड लर्निंग. ठीक है. क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल क्या होता है. लर्निंग स्टाइल्स आर ट्रेड्स दैट रिफर टू हाउ लर्नर रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन. पहला आ जाता है आपका विजुअल लर्नर. ओके. विजुअल लर्नर होते हैं लर्न ईजिली एंड बेटर थ्रू साइट, ब्राइटनेस, साइज, कलर, डिस्टेंस, क्लैरिटी, फ्रेम एंड सिमेट्री आर इम्पॉर्टेंट टू विजुअल लर्नर. तो विजुअल लर्नर मतलब जो चीज़ें हम देख के सिखा सकते हैं. ठीक है. जो चीज़ें हम देख के सिखा सकते हैं वो आपका आएगा विजुअल लर्नर में. जैसे आपके ब्राइटनेस हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, डिस्टेंस, क्लैरिटी, फ्रेम, सिमेट्री एट्सेट्रा. विजुअल लर्नर मस्ट सी सो दैट दे मे लर्न ईजिली. विजुअल लर्नर क्या हो मतलब देख सकते हैं ताकि वो जल्दी सीख जाएं. विजुअल लर्नर्स में बी कैटेगराइज एज वर्बलिस्ट्स. दे सी वर्ड्स एंड लेटर. ये क्या करेंगे, वर्ड्स को देखेंगे, लेटर्स को देखेंगे. इमेजिनिस्ट मतलब दे सी इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू सीखेंगे. दूसरा आता है ऑडिटरी लर्नर. सो एक्वायर इन्फॉर्मेशन थ्रू साउंड के थ्रू सीखते हैं. जैसे इसमें ईयर गेट हो गया, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, फॉर एग्जाम्पल पिच, वॉल्यूम, टेम्पो, रिदम, रेजोनेंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑडिटरी लर्नर. ऑडिटरी लर्नर्स में भी oral, they learn by listening to other, or oral they learn by taking and hearing themselves. अब आ जाता है इसी में थर्ड मतलब सी नंबर है मोटर लर्नर. क्या होता है, लर्नर लर्न थ्रू मोटर एक्टिविटी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन. तो जो मतलब मोशन वाले जो होते हैं ना हमारे मोशंस, उस पर उसके थ्रू सीखना. फॉर एग्जांपल जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, ड्यूरेशन हो गया, इंटेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम. मोटर लर्नर में भी काइनेस्थेटिक. दे लर्न थ्रू द यूज ऑफ ग्रॉस मोटर मसल्स. mechanical, they use fine motor muscles to support their learning. Apart from the above, classroom styles learner can be followed. इनके अलावा भी कुछ हैं जैसे इंट्यूटिव मतलब होता है इंसाइट्स एंड हंचेस के थ्रू सीखना. इंडक्टिव मतलब फ्रॉम फैक्ट्स टू जनरलाइजेशन. पहले आपको फैक्ट दिया जाएगा, उसके बाद आप जनरलाइज करते हो, इसको इंडक्टिव बोलते हैं. डिडक्टिव मतलब फ्रॉम थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट्स. तो पहले थ्योरी आपको दे दी जाएगी, उसके बाद आप फैक्ट में जाते हो. दोनों में डिफरेंस ऐसा है. इंडक्टिव मतलब पहले आपको फैक्ट देंगे, उसके बाद आप जनरलाइज करके थ्योरी बनाते हो बाद में. लेकिन डिडक्टिव में पहले थ्योरी बना देते हैं, उसी के हिसाब से चलकर फिर इंडिविजुअल फैक्ट आप देते हो. रिफ्लेक्टिवली इंट्रोस्पेक्शन. अब आता है फिफ्थ पॉइंट इसी में, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल. लिसनिंग स्किल के थ्रू कैसे सीख सकते हैं लर्नर. पहला आ जाता है एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग इट इज़ लिसनिंग विद अ पर्पस.
एक्टिवली जब आप मतलब किसी पर्पस पे जो चीज़ें सुनते हो एकदम एक्टिवली, वो आपका एक्टिव लिसनिंग होता है। इम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन विच विद यू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दी अदर पर्सन। यहाँ पे आप दूसरों को समझने के लिए सुनते हो ताकि हम पूरी चीज़ें सुन लें अच्छे से, तब हम दूसरों को समझ सकें। फिर आता है सी नंबर, इवेल्यूटिंग लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। In this type of listening, the listener evaluates the accuracy, मीनिंगफुलनेस एंड यूटिलिटी ऑफ स्पीकर्स मैसेज। तो इसमें मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आपके सामने कोई कुछ बोल रहा होता है उसके मीनिंग को समझना या उसके मैसेज को समझना, एक एक्यूरेसी चीज़ें को समझना, ये आपके क्रिटिकल लिसनिंग में आती है। मतलब ध्यान से आपको क्या कहा जा रहा है, उससे आपको क्या मैसेज निकल के आ रहा है, वो सब चीज़ें समझना। अप्रिसिएटिव लिसनिंग मतलब लिसनिंग फॉर इंजॉयमेंट, इन्वॉल्विंग सीकिंग सिचुएशन, इन्वॉल्विंग रिलैक्सिंग फन और इमोशनली, जो मतलब कहना चाहिए ना एक इंजॉयबल मोमेंट के लिए जो सुनते हैं, वो आपका अप्रिसिएटिव। 6 पॉइंट आ जाता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल, सोचने की क्षमता पे डिपेंड होता है। पहला था रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, वीव न्यू इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। दूसरा, रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑलवेज आस्क वाई, एग्जामिन देयर फीलिंग अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग। तो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वीव न्यू इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके न्यू इन्फॉर्मेशन को जानना, फिर उसको रिलेट करना, न्यू एक्सपीरियंस को रिलेट करना आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। फिर हमेशा पूछना कि ऐसा क्यों है, ये वाई वाला सब्जेक्ट मतलब पॉइंट आना चाहिए। एग्जामिन देयर फीलिंग्स अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग, तो क्या हम सीख रहे हैं उस पर हमारा क्या फीलिंग आ रहा है, वो एग्जामिन करना। फिर दूसरा आता है क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स में आएगा लाइक टू प्ले विद न्यू इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिविटी करना। ऑलवेज इसमें भी वाई, क्यों हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्रिएट देयर ओन सोल्यूशन एंड शॉर्टकट्स। अब आता है प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर में देखेंगे ऑलवेज लुक फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल थिंकर्स की बात करें तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सीक दी सिंपलेस्ट एंड दी मोस्ट इफिशिएंट वे टू डू देयर वर्क, ये बहुत ही मतलब सिंपलेस्ट वे है और इफिशिएंट वे है अपने काम को करने के लिए। साथ ही नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स टू देयर जॉब और अदर इंटरेस्ट। तो इसमें जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि कैसे हम अपने जो न्यू स्किल्स हैं उसको अप्लाई करें, जो हमारे जॉब या इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो जब तक ये हाउ वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल थिंकर्स की बात हो गई। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। तो इसमें क्या है, एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर। ठीक है, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आपको एक दिखा दिया जाता है एक बिग पिक्चर, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई। फिर दूसरा, वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, वो जानना चाहते हैं कैसे वर्क होता है, नॉट जस्ट अ फाइनल आउटकम। फिर लर्न द कॉन्सेप्ट that are presented but also want to know the related concepts that may have not been included। और इसमें आपको जो दिखा दिया गया वो तो समझोगे ही, साथ में ये भी चीज़ें आपके मन में चलेगा कि इसके अलावा हमें इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये कुछ थी जो कि नॉर्मली हमने देख लिया कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक, जो कि वो सारे भी मेन ही थे, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे, बट यहाँ पे अब देखेंगे अडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर में जो एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो लर्निंग इज़ अ फंडामेंटल, कंटिन्यूअस, ऑन गोइंग एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको भी पता है जो लर्निंग प्रोसेस होती है एक फंडामेंटल, कंटिन्यूअस जो चलने रहती वाली और हमेशा चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ आप डे बाई डे सीखते ही हो। सो इट्स फॉर अ सक्सेसफुल एडाप्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो आपके इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो और अडाप्ट करते हो। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू द लर्नर। बोथ टीचर्स एंड लर्नर मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। Here we are going to discuss concepts of adolescence and adult learning and their comparison of both। दोनों में हम अंतर देखेंगे, ठीक है। सो पहला जाता है adolescence learners। Adolescence means to emerge, to achieve identity। It is a time for maturing of mind and behaviors।
तो एडोलसेंस जो एज होती है, ठीक है, एक कहना चाहिए लर्नर की जो एडोलसेंस एज है उस पर बात करेंगे, जहाँ पे हम एमर्ज करते हैं या हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड को मेच्योर बनाते हैं, हमारे बिहेवियर को मेच्योर बनाते हैं, वो ये टाइम होता है। सो इट इज़ नॉट एन एज बट अ स्टेज। एक एज नहीं कह सकते, लेकिन एक स्टेज है जहाँ पे हम अपने आप को मेच्योर बनाते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्टेजेस। 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज आ जाता है अर्ली एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस में आपका एज होता है 10 से 12 साल का जो एज होता है, ठीक है। सो ग्रोथ हैंड्स, फीट एंड लेटर इन लिम्स। तो इसमें जहाँ पे आपको ग्रोथ, हैंड ग्रोथ, फीट ग्रोथ, लिम्स ग्रोथ होते हैं, देयर इज़ अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी, सो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है 10 से 12 साल की एज में ये सारी चीज़ें तो चेंज होती हैं, साथ ही आपकी प्राइवेसी वाली जो बात आ जाती है ना कि हमें प्राइवेसी चाहिए, सो लाइक दैट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मिडिल एडोलसेंस होते हैं 12 से 16 साल के स्टेज में। देयर आर फर्दर बॉडीली एंड जेनेटिक डेवलपमेंट स्पेसिफिकली इन गर्ल। तो 12 से 16 साल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं ज़्यादातर गर्ल्स में, और गर्ल्स डेवलप इनटू पर्सनल स्किल्स क्विकर, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट मैटर मोर। तो इसमें गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट में पर्सनल जो स्किल्स होती हैं वो क्विकर की तरह, और साथ ही लॉयल्टी उसमें और कमिटमेंट वाली जो चीज़ें चल रही होती हैं इसी एज में चलती हैं। सो द डिसीजंस ऑफ द वोकेटिव एंड एजुकेशंस आर मेड। The physical effect of pubertal development becomes incorporated into self image, और सारी चीज़ें उसमें सेल्फ इमेज पे आने लगती हैं। लेट एडोलसेंट्स में 16 से 19 साल के बच्चे आते हैं जो एंड ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड्स अडल्टहुड। तो एक तरह से ये जो एडोलसेंस से अडल्टहुड की तरफ जाते हैं 16 से 19 साल तक में। इन लेट एडोलसेंस कैरियर decisions are finally traced, that the child gradually return to the family on a new footing। तो एक नए अवतार में बच्चे मतलब पहुंच जाते हैं उस एज पे जाते जाते। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एडोलसेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ एज स्पैनिंग एंड एज बिटवीन 10 to 19 एजेस। तो WHO ने एडोलसेंस का एज कहाँ तक बताया है, 10 से 19 साल के बीच का। हॉल डिस्क्राइब्स एडोलसेंस एज, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड, ठीक है, जहाँ पे स्टॉर्म होता है, स्ट्रेस होता है, ये एक तरह से स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड है दैट रिफ्लेक्ट्स द अनसेटलिंग ग्रोथ पीरियड इन मॉडर्न सोसाइटीज। दिस कॉन्सेप्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मार्गरेट मीड। ऑल्सो एकेडमिकली अगर बात करें तो एडोलसेंस में ध्यान देना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरा उसमें दिया हुआ है सिलेबस में, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एकेडमिकली क्या क्या चीज़ें होती है, एकेडमिकली एडोलसेंस इज़ द टाइम स्पेंट इन हाई स्कूल्स एंड अर्ली कॉलेजेस, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे आप, ज़्यादा टाइम जो आपका टाइम होता है वो स्कूल्स में या अर्ली कॉलेजेस में गुजरता है। साइकोलॉजिकली इट इज़ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन ड्यूरिंग विच कॉग्निटिव, फिजिकल, पर्सनालिटी एंड सोशल चेंजेस। क्योंकि साइकोलॉजिकली है तो इसमें आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, पर्सनालिटी और सोशल चेंजेस आएंगे। सोशोलॉजिकली मतलब जो सोसाइटी के रिलेटेड है, जैसे इट इज़ अ पीरियड दैट फिल्स द गैप बिटवीन डिपेंडेंट चाइल्डहुड टू सेल्फ सफिशिएंट अडल्टहुड। सो आप जहाँ तक मतलब दोनों के बीच की बात होती है, क्योंकि ये चाइल्डहुड टू अडल्टहुड के बीच में जो सेल्फ सफिशिएंट गैप होता है वो उस पर बात करेंगे। फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एडोलसेंस बिगिंस विद द ग्रोथ एंड हार्मोनल चेंजेस विद द ग्रोथ ऑफ बॉडी। इन इंडिया द एडोलसेंट इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मैनी मोर ईयर्स इन कंपेरिजन टू द वेस्ट। तो यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एडोलसेंट इन डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स फॉर मैनी मोर ईयर्स इन कंपैरिजन टू वेस्ट। जो वेस्ट में जितने एज में एडल्टहुड मान लेते हैं ना, उससे इंडिया में नहीं माना जाता तब तक। द इमोशनल डिपेंडेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिलेड एडोलसेंस। जो इमोशनल डिपेंडेंस है वो हम डिलेड एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। दैट इज एज ग्रुप ऑफ 21 ईयर्स टू 25 ईयर्स। अब आता है एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट क्या होती है एडोलसेंस में, ये देखेंगे। एडोलसेंस स्पेंड मोर वेकिंग टाइम इन स्कूल। इसमें क्या होगा, ज़्यादातर एकेडमिक है, क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट क्या करता है बच्चा, इसमें ध्यान देंगे हम, ठीक है। तो एकेडमिक अचीवमेंट के लिए जो एडोलसेंस क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्कूल में व्यतीत करता है। एकेडमिक अचीवमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस इज
प्रिडिक्टेड बाय इम्पर्सनल, जो पेरेंटल इंगेजमेंट होता है ना, इंट्रापर्सनल जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अपने आप से बात करना, अपने आप से कुछ चीज़ें सीखना समझना। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट पे जो जो चीज़ें होती है वो सारे फैक्टर्स। सो इट कैन सेट दी स्टेज फॉर फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स, आर्ट्स, क्राफ्ट्स ऑल्सो प्ले सम रोल्स। और आगे की जो भी फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें इन्वॉल्व होना, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। सो पेरेंट्स पुट ग्रेटर एफर्ट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं। मालकम नॉवेल्स हैज़ आइडेंटिफाई फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर: मोर ऑटोनॉमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड, गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल। तीसरा, रिलेवेंसी ओरिएंटेड एंड सी द रीज़न फॉर लर्निंग समथिंग। कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो तो रीज़न जानने की कोशिश करते हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक रिलेवेंसी ओरिएंटेड होता है। एडल्ट मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट, द एडल्ट ट्रेनर मस्ट एक्नॉलेज द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दैट एडल्ट पार्टिसिपेंट्स ब्रिंग द क्लासरूम। वेट जस्ट 1 minute. So nowadays children know more, learn more and want more. अभी क्या है, बच्चे क्या होते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें सीखनी होती हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंड और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। सो दिस मे लीड टू आर्ग्यूमेंट्स, फ्रिक्शन एंड टीयर्स, ऑल लीडिंग टू अ कल्चरल गैप फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब रोना धोना हो जाता है चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, बट पेरेंट्स ये चीज़ समझते हैं कि अभी ये बच्चे का एज नहीं है इस चीज़ों का, तो इनको लेकर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो एडल्ट्स लर्न वॉलंटरली, दे रिक्वायर मोर टाइम टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स, दे हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैव लेस टाइम टू लर्न, दे प्रिफर टू लर्न बाय पार्टिसिपेशन। जो पार्टिसिपेट करके हम चीज़ें सीख सकते हैं उसमें ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। एज दे हैव ओन सेल्फ स्टीम एंड ईगो, इसमें कहीं ना कहीं सेल्फ स्टीम्स और ईगोज आ जाते हैं। दे इवैल्यूएट लर्निंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, और जो भी हम करते हैं हम चाहते हैं उसका रिजल्ट मिले, एंड इट्स यूटिलिटी टू देयर लाइफ सिचुएशन। फिर आता है सोशल चेंजेस क्या क्या होते हैं। सोशल चेंजेस देखेंगे, मार्गरेट मीड हाईलाइटेड द रोल ऑफ cultural factors in the development of personality of adults. Can Mead observed storm and stress as a serene and gradual transition from childhood to adulthood and the easy acceptance of adult role. So it is relatively stress free in society. Harold W. Bernard also describes it as a cultural phenomenon. The cultural aspects of the adolescent states the two main aspects. पहला aspect है rapidly widening life, दूसरा and increasing overlapping between the roles of the child and adults. Adolescents may feel bad while facing conflicts, values, emotional tension and extreme attitudes. तो कहीं ना कहीं जब आपको चीज़ें conflicts होती हैं ना, तो इस एज में तो आपकी वैल्यूज़ को लेकर इमोशनल टेंशन होता है, स्ट्रेस आता है। With industrialization and urbanizations and individualization, the accidents of juvenile delinquency are increased. With fast growth, structural bodily changes, new attitudes towards oneself and others, rising awareness of one's rights and duties, adolescence is a transition period. तो इसको एक ट्रांजिशन पीरियड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपके बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। जैसे पहले तो बॉडली चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें बॉडी में ही चेंज होता है, उसकी वजह से भी हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही न्यू एटीट्यूड्स होते हैं, जो भी आपके सामने रहेगा उसके प्रति आपका कैसा झुकाव है, क्या एटीट्यूड बनता है, आप अपने कर्तव्य और जो आपके राइट्स होते हैं या जो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं। और एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करते हैं एडोलसेंट को, जैसे देयर इज़ अ सर्च फॉर सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी खोज करना, अपनों को जानना। सो देयर इज़ अ डिमांड फॉर मोर इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन, मतलब वो क्या चाहते हैं, हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए सारी चीज़ों में। दे थिंक मोर अबाउट राइट वैल्यूज़ एंड रॉन्ग वैल्यूज़, पीयर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज, जो सहयोगी साथ में रहते हैं उनका प्रेशर होना। दे कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट वेज, लाइक
थ्रू इंटरनेट, सेल फोन्स एंड सोशल मीडिया ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं इस एज में। सोशलाइजेशन इज अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस स्टेज। सोशलाइजेशन कैसे इफेक्ट होता है? ड्यूरिंग होमोफिली एंड अडोलसेंस स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स। होमोफिली मतलब ये होमोफिली एक टाइम पीरियड है जहाँ पे आप जो अडोलसेंस होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे पीयर ग्रुप्स इवॉल्व फ्रॉम प्राइमरली सिंगल सेक्स टू मिक्स सेक्स। मतलब लड़कियां लड़के साथ में रहते हैं, लड़कों के साथ रहना उनको अच्छा लगने लगता है एक तरीके से। कुछ ये चीज़ें होमोफिली में आती हैं। दी डेविएंट पीयर contagion under which peers reinforce problem behavior by laughing or showing other signs of approval that the increase of likelihood of future problem behavior. Negative peer pressure leads to vices and crime. फ्रेंड्स में प्रोवाइड सपोर्ट मैकेनिज्म। तो इस एज में जाके बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ों में भी आ जाते हैं बच्चे, गलत संगति में आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब पीयर का कहीं ना कहीं उनके सहयोगियों का ही हाथ रहता है। कुछ गलत संगति में जाना, चोरी कर लेना या कुछ भी आप समझ सकते हो। कुछ जैसे नशा करने लगते हैं या एक तरह से वो एज होता है जहाँ पे आप बिगड़ सकते हो और जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो भी क्राइम्स होते हैं उनमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। सो इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। क्राउड्स रिफर्स टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स सच एज थिएटर किड्स और environmentalists. Friendship are reciprocal dyadic relationship. Clique refer to frequency interacting social groups to individuals. They enjoy shared reputations than actual interactions such as the whole group is famous or notation of the activity. इसमें एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप के नाम से आप जानने लगते हो पूरे, और वो सारी चीज़ें आपको एक्चुअल इंटरेक्शन से ना रिलेटेड रह के बल्कि एक ग्रुप इंटरेक्शन से रिलेटेड रहता है। रोमांटिक रिलेशनशिप आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड रादर देन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसमें जो भी है आपके लॉन्ग टाइम कमिटमेंट ना होकर एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट की तरह रहते हैं। फिर आता है इमोशनल चेंजेस, क्या क्या आ जाते हैं इमोशनल चेंजेस में देखेंगे। रिसर्च इंडिकेट्स द इमोशनल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल लर्निंग. इट इज़ इफ द लर्नर इज स्ट्रेस ओवर एनएक्सियस ही और सी विल बी एबल टू लर्न he or she will not be able to learn. Role confusion is an indicator of not successfully meeting the task of adolescence. तो जो मतलब एक इमोशनली चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर आप स्ट्रेस में हो या ओवर एनेक्सियस हो तो उस टाइम पे आप नहीं सीख सकते हो। और रोल कन्फ्यूज़न जो होता है, कन्फ्यूज़न इज़ एन इंडिकेटर। जो रोल कन्फ्यूज़न होता है वो एक इंडिकेटर होता है कि आप सक्सेसफुली मीटिंग द टास्क ऑफ आपको नहीं मिला है सक्सेसफुली। आप एडल्ट की जो एक किसी चीज़ को टास्क को लेकर सक्सेस होना होता है वो नहीं कर पाते। अडल्ट्स कैन फेस प्रॉब्लम्स ऑफ मोरालिटी एंड बीइंग मच एम्बिशियस। इसमें क्या होता है, एक आपको इमोशनल चेंज में देखेंगे कि आपको जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती हैं, या जो आपका एम्बिशन है उसमें। दे फेवर फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक लाइफ। वो क्या करते हैं, हमको स्वतंत्र वाली लाइफ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, डेमोक्रेटिक लाइफ चाहिए। दे आर परमिसिव एटमॉस्फेयर, सो द पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन बी lenient towards them. They tend to be rebellious by nature. तो जब आप उस स्टेज में रहते हो तो आपको एक परमिसिव एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। मतलब परमिसिव एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब आपको एक फ्रीडम एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है, बट वो एटमॉस्फेयर आपका परमिसिव रहता है जहाँ पे आपको पेरेंट्स से या आपके टीचर से आपको परमिशन लेके ही कुछ चीज़ करने को मिलती है। बट आप चाहते हो नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए। तो एक तरह से ये जो इमोशनली चीज़ों को आप मतलब इस स्टेज में आके ये सारे चेंजेस होते हैं। कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। एडल्ट्स कैन, तो कॉन्शियस जो इन्फॉर्मेशन होता है कॉन्साइंस फॉर्मेशन होता है आपकी जो ब्रेन में जो सारी चीज़ें आपकी कॉन्शियसली चलती हैं और कोई धारणा बनाना, ये सारी इसी एज में होता है। एडोलसेंस पॉजेस आर सेल्फ ओन यार्निंग फॉर रिलीजन, गॉड, वर्शिप, प्रेयर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। और इसी में ही आप रिलीजन पे, गॉड पे, वर्शिप, प्रेयर, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे ध्यान देते हो। हल सेज दैट दी मेजर फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग दिस फेज कॉज मेजर साइकोलॉजिकल चेंज। और इसी एज में ही ज़्यादातर साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अडोलसेंस ईयर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट
फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एज होता है, मतलब यही एज होता है. एन ए बिलीव दैट द लिबिडो विच क्वेडेड ड्यूरिंग द latency years rewakens in adolescent and threatens to upset the delicate balance of ego and id. According to Erickson, adolescence resolves the conflict of identity with identity confusion. इसमें आपके आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूजन भी होता है, बहुत बार आप क्लियरली नहीं हो पाते हो. अर्ली पुबर्टी एंड कॉग्निटिव चेंजेस कम विद वर्स आउटकम्स फॉर द गर्ल्स दैन बॉयज़. इसमें ज़्यादातर गर्ल्स पे जो आउटकम आते हैं वो ज़्यादा ख़राब निकलते हैं. इट इम्पैक्ट्स डिसीजन मेकिंग कंट्रोल ऑल्सो. The emotional change with the unique combination of genes, brain, environment, experience and cultural shape development. There is more self-conscious about physical appearances and changes. It is basically on invincible stage of thinking and acting. The egoistic needs are in the form of dominance, achievement, retention, attention, autonomy, acquisition, कॉग्निजेंस एंड डिस्ट्रक्शन. तो जो एगोइस्टिक नेचर के होते हैं ना, जिनको अपनी सेल्फ चीज़ें बहुत प्यारी रहती हैं, जो एटीट्यूड थोड़ा सा ईगोइस्ट एटीट्यूड के रहते हैं, तो उनको लिए डोमिनेंस, हर चीज़ में डोमिनेंस उनको चाहिए होता है, डोमिनेट करना. अचीवमेंट, रिटेंशन, अटेंशन, ऑटोनॉमी, एक्विजिशन, कॉग्निज्म एंड डिस्ट्रक्शन. सो मोटिव्स रिगार्ड्स एडोलसेंट लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर एज रिजल्टिंग फ्रॉम द मेच्योरिटी गैप. The genetic changes and environment factor are called differential susceptibility model. These variations are considered riskier than other. The individual differences plays an important role in adolescent development. The unholy triad sums up. These are substances abuse. जो substance abuse होते हैं, violence होते हैं, early sexual experimentation होता है, उनको एक टर्म दिया गया है unholy triad. अब ये हो गया आपका इमोशनली. अब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपकी कॉग्निटिव कैसे मेंटल एक्टिविटी आपकी डेवलप होती है उसके बारे में. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द मेंटल एक्टिविटीज़ दैट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट, वाइल मेंटल डेवलपमेंट रिफर्स टू द इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन अबाउट द इन्वायरमेंट. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक मेंटल एक्टिविटी को हमारी दर्शाता है जहाँ पे हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं. जबकि मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट ये होता है आपका जो इंटेलिजेंस पावर है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी इमेजिनेशन है किसी इन्वायरमेंट को लेकर, वो आपका मेंटल डेवलपमेंट कहलाएगा. Cognitive development takes place at different paces at different stages of life, and at elementary level there is an increase in children's capacity to learn qualitative aspects and maturity. तो इसमें आपका एलिमेंट्री लेवल जो होता है जहाँ पे चिल्ड्रन क्या करता है, चिल्ड्रन की जो कैपेसिटी होती है सीखने की, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को या मैच्योरिटी को डेवलपमेंट करने की, तो एक तरह से यही स्टेज होता है. सो द कैपेसिटी डेवलप्स इन द लर्नर थ्रू इंटरेक्शन ऑफ इनेट पावर, हेरिडेटरी, और कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें सीखते हैं तो एक इनेट पावर के थ्रू जो हेरिडेटरी हमको हमारे जो माता पिता से मिलता है वो सारी चीज़ें सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, साथ ही मैच्योरेशन जो आता जाता है मैच्योरिटी उससे सीखते हैं. सो इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस दैट कैन सिस्टमेटाइज, ऑर्गेनाइज एंड यूटिलाइज नॉलेज. हमारे नॉलेज को सिस्टमेटाइज करना, ऑर्गेनाइज करना और यूटिलाइज करना. अब पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को रखी है. तो पहला आता है सेंसरी पीरियड. जब आपका जो सेंसरी पीरियड होता है 0 से 2 साल का, जो छोटा बच्चा एकदम रहता है 2 साल के अंतर्गत का, वो पीरियड आपका सेंसरी पीरियड कहलाता है. फिर प्री ऑपरेशनल पीरियड जिसको हम 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं. कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड जो 7 से 11 साल के. फॉर्मल ऑपरेशन जो कि 11 से 15 साल के बच्चे होते हैं. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड हियर. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक वे में एनालाइज करना. दूसरा है लॉजिकल अप्रोच टुवार्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टू मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग. जो रटना होता है ना, रटते हैं बच्चे, रटते हैं, तो रटने से थोड़ा दूर जाकर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक लॉजिकल अप्रोच को डेवलप करना. फिर आता है एबिलिटी टू यूज़ हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इसमें हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में लगाते हो. सिस्टमेटिक एंड एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड मोरल मैच्योरिटी. सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन अनएजुकेटेड होम्स इज मोस्टली ऑफ कमांड्स, वेयर बाय is educated homes in the mostly is experimentation.
सॉरी एक्सप्लेनेशन। तो जो अनएजुकेटेड होम्स में अगर आप देखो तो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं मोस्टली कमांड वाले लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब एक आज्ञा देने वाले, और जबकि एजुकेटेड में एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर बात करते हैं, एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को। इंडिविजुअल स्ट्रगल थ्रू इन्वायरमेंट चेंजेस, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। दिस पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ adjustment to bring about the stage of equilibrium in the life of individuals। तो जो जैसा भी आपको इन्वायरमेंट मिलता है आप उस इन्वायरमेंट में आप इक्विलिब्रियम के तौर पर मतलब अच्छे से आप उसमें एडजस्ट होते हो। At adolescent stage, social interaction plays a very significant role in learning. Ready-made solution for problems should be discouraged। इसमें क्या होता है, जो भी रेडीमेड आपके प्रॉब्लम्स रहे थे उसको डिस्करेज किया जाएगा। द टीचर शुड प्रोवाइड सच टाइप्स ऑफ एजुकेशन दैट हेल्प्स टू फॉर्म माइंड्स विच कैन बी क्रिटिकल, कैन वेरीफाई एंड नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज़ ऑफर्ड। तो यहाँ पे टीचर कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें टॉपिक देने की या ऐसी चीज़ों को आपके माइंड में देने की जो आप थोड़ा सोचो उसके बारे में और क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको डेवलप कर सको। एट दिस स्टेज फॉर्मल ऑपरेशंस द चाइल्ड डिस्प्लेस 3 क्वालिटीज़, न्यू क्वालिटीज़। कैसे कैसे? पहला आता है सिस्टमेटिक एनालिसिस आप करते हो, दूसरा आता है लॉजिकल अप्रोच आप यूज़ करते हो, तीसरा आता है एबिलिटी टू यूज़ हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। देयर इज़ नो नॉलेज डेवलपमेंट विदाउट रिलेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद इन द इन्वायरमेंट। तो और यहाँ पे कोई भी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी जब तक आप जो इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट है उसको रिलेट करके नहीं समझाते हो। तो एन इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज नॉट बाई पैसिवली कॉपिंग ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट बट एक्टिंग अपॉन इट। उस पर काम भी करना, उसको समझना, फिर उस पर काम भी करना। तो ये था सारा एडोलसेंस के बारे में, एडोलसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और कैसे कैसे हर चीज़ में एडोलसेंस अपना 100% देते हैं, कैसे वो चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं एडल्ट लर्नर्स के बारे में, जो आपके 18 एबव रहते हैं, जो एज के बच्चे उनकी। तो यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू माल्कन एस नोवेल 1973 एडल्ट लर्नर इज़, पहला तो एडल्ट है तो मेच्योर होगा, प्रीफर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, इंडिपेंडेंट होगा और एक्सपीरियंस्ड होगा। ठीक है। So adult education is based on a philosophy called andragogy। याद रखना ये टर्म andragogy, that is art and science of helping adults learn। जो एक तरह से आर्ट और साइंस है जो कि हेल्प करता है एडल्ट को सीखने के लिए। द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग एम टू बी, पहला क्या क्या एम होना चाहिए, एक प्रिंसिपल देखेंगे। चेंजेस इन व्हाट पीपल नो, ठीक है, चेंजेस इन व्हाट पीपल नो, चेंजेस इन व्हाट कैन डू, changes in what people think and changes in what people actually do। तो ये 4 इसके प्रिंसिपल्स हैं। इन अदर वर्ड इट मस्ट emphasize change नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ अ लर्नर। तो ये एक तरह से आपको नॉलेज में चेंज करना, अपने एटीट्यूड में चेंज करना, स्किल्स में चेंज करना, ये इसका मेन पर्पस रहता है। अडल्टहुड इज़ मोस्टली डिफाइंड एज द बेसिस ऑफ एज एंड कॉग्निटिव मैच्योरिटी। आपके ये एज के बेस पर और कॉग्निटिव मैच्योरिटी, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी अब विकसित हो चुकी है, क्या आपके इंटेलेक्चुअल चीज़ें कैसी डेवलप हो चुकी हैं, उसके मैच्योरिटी के बेस पे इसको डिफाइन किया गया है। वाइल इन इंडिया एडल्टहुड इज़ डिफाइन बिटवीन 15 to 35 ईयर्स। तो इंडिया में अगर देखें तो हम एडल्टहुड बोल देते हैं 15 से 35 साल के बच्चों को, सॉरी बच्चे नहीं, आई मीन एडल्ट को। यूनेस्को एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट डिफाइंस इट बिटवीन 24 to 65। और जो यूनेस्को ने और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये सारे ने 24 से 65 साल डिसाइड किया है, जबकि इंडिया में 15 से 35 साल को एडल्ट कहा जाता है। एडल्ट लर्निंग प्रोसेस में बी सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस, be it formal and non-formal or informal, it may be self-mentored and cognitive sponsored, may be undertaken the full time of a part in टाइम लर्निंग। तो जैसे एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट का मतलब ही हम दिमाग में आ जाता है कि हाँ वो मैच्योर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये मेन है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट क्या होता है? पहला तो ये कि एडल्ट आर नॉट जस्ट ग्रोन चिल्ड्रन, एडल्ट लर्न डिफरेंटली फ्रॉम चिल्ड्रन।
दूसरा, विद मेच्योरिटी द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन मूव्स फ्रॉम बीइंग अ डिपेंडेंट पर्सनालिटी टुवर्ड्स वन ऑफ बीइंग द सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन. एडल्टहुड इज अ स्टेज वेयर दिस ट्रांजिशन अकर्स. इसमें सेल्फ डायरेक्टेड आप हो जाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते. अडल्ट आर एक्सपेरियंशियल लर्नर. आप चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें. सो द पर्सन accumulate a growing wealth of experience that is used to make a sense of environment. Adult may know more than the teacher. उसके बाद आता है विद मेच्योरिटी द रेडीनेस टू लर्न बिकम्स ओरिएंटेड टू द डेवलपमेंट टास्क ऑफ द सोशल रोल, बट कंटेंट्स मस्ट बी रिलेवेंट एंड लेजिटाइम. द life experience is critical. So with maturity the time perspective moves from one of the postponed application to one of the immediate application. The shift off from subject centeredness to problem centeredness. इसमें subject centeredness से हटा के आपका दिमाग जो problems को centered पे जाता है उसको solve करने की कोशिश करना. Adult enjoying solving problems. Here the motivation for the learner is increasingly internal. जो internal motivation होता है उसके थ्रू ही आप चीज़ें करते हो. Personality responsibility is significant. Adult learner want to meet the requirement of their lives. They want to be successful in India. An adult learner is person who had no opportunity of formal education in their early years of age. तो ये मतलब मैच्योर आप इतने हो जाते हो, सारी चीज़ें आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, चीज़ें करने लगते हो खुद से और किसी पे डिपेंड नहीं रहते. और इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें देखते हैं प्रैक्टिकल हो जाना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड, लेफ्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड लिफ्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, गोल ओरिएंटेड और रिलेवेंस ओरिएंटेड. तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट, क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं. प्रिंसिपल में आप देखें लीडरशिप क्वालिटीज़ आना, एक्सपीरियंस होना, अपील, रिस्पेक्ट एंड नोबल स्टाइल्स. यहाँ पे दोनों के डिफरेंस देख लेंगे एक तरह से, ठीक है, तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है. पहला एलिमेंट आता है लर्नर का एलिमेंट. लर्नर की बात अगर हम करते हैं तो एडोलसेंट लर्नर क्या होते हैं. द लर्नर इज़ डिपेंडेंट ऑन द टीचर. जो भी सीखता है एडोलसेंस वो टीचर से सीखता है, जबकि एडल्ट में सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड होता है. रोल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस, तो इसमें आ जाएगा द लर्नर हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस, इट हैज़ टू बी बिल्ड ऑन मोर देन अदर एज रिसोर्स. और इसमें जबकि एडल्ट क्या होता है, इसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है. द एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल. किसी से इन्फ्लुएंस होकर हमारा एक्सपीरियंस बनता है, जबकि एडल्ट में एडल्ट्स आर रिच रिसोर्स ऑफ वन अनदर. एक्सपीरियंस बिकम्स अ सोर्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी. उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनको सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग क्या होता है. लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर. इसमें जो आपको लिखा हुआ दिया जाता है उसी को सीख लेते हो. और जबकि इसमें लर्निंग मस्ट हैव रिलेवेंस ऑफ लाइफ. जो टास्क होते हैं रियल लाइफ के टास्क होते हैं वो सब करना प्रैक्टिकली मतलब. और फिर कंटेंट यूनिट्स आर सीक्वेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ सब्जेक्ट मैटर. और इसमें क्या होता है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइज अराउंड लाइफ और वर्क सिचुएशन रादर दैन सब्जेक्ट मैटर. मोटिवेशन ऑफ लर्निंग इसमें देखेंगे प्राइमरली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स. जो कहते हैं ना, जब अच्छा काम करोगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरा काम करोगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. ऐसा करके जो एक प्राइमरली मोटिवेशन होता है एक रिवार्ड और पनिशमेंट के तौर पे होता है. कॉम्पिटिशन फॉर ग्रेड्स हो गया एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर. जैसे फेल होने का डर, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे ऐसा बोलना, या आपकी कंपटीशन कराना. तो ये सारी चीज़ें एडल्ट्स एंड लर्नर में आता है. जबकि अडल्ट में देखेंगे तो मोटिवेशन फॉर इंटरनल इंसेंटिव्स जो होती हैं, जैसे रिकग्निशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. द नीड टू बी टू नो इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ जो वंस लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर डिमांड फॉर लर्निंग क्या होता है. लर्नर मस्ट बैलेंस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द डिमांड ऑफ लर्निंग. जबकि इसमें एडल्ट लर्नर कैन डिवोट मोर टाइम टू डिमांड्स ऑफ लर्निंग बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर मिनिमल. उसके बाद परमानेंस ऑफ लर्निंग
क्या होता है, लर्निंग इज सेल्फ इनिशिएटेड एंड टेंड्स टू बी लास्ट अ लॉन्ग टाइम, जबकि इसमें लर्निंग इज कंपल्सरी एंड टेंड्स टू डिसअपियर शॉर्टली आफ्टर इंस्ट्रक्शन। और क्लाइमेट की बात करें तो जिसमें इसमें टेंस लो, ट्रस्ट, फॉर्मल, कोल्ड, अलूफ और अथॉरिटी ओरिएंटेड होता है, कॉम्पिटिटिव एंड जजमेंटल होता है, जबकि इसमें रिलैक्स्ड और ट्रस्टिंग, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल, इनफॉर्मल, वार्म, कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव। उसके बाद आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स क्या होते हैं, तो इसमें प्राइमरली बाई टीचिंग सिस्टम एंड टीचर, इसमें जबकि म्यूचुअल असेसमेंट होता है बाई लर्निंग एंड फैसिलिटेटर। प्लानिंग ऑफ करिकुलम, इसमें प्राइमरली बाई टीचर, जो भी करता है टीचिंग सिस्टम एंड टीचर के थ्रू होता है, म्यूचुअली बाई लर्नर एंड फैसिलिटेटर, खुद के द्वारा करा गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव आर सेट टू बाई टीचिंग सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनफ्लेक्सिबल, जबकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाई म्यूचुअल निगोशिएशन एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फ्लेक्सिबल। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग लर्निंग प्लान्स, जिसमें आपका टीचर्स कंटेंट प्लान्स होता है, फिक्स्ड कोर्स सिलेबस होते हैं और लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं, जबकि एडल्ट लर्नर में आप देखेंगे तो लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लर्निंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीक्वेंस्ड बाय रेडीनेस होता है। उसके बाद आता है लर्निंग एक्टिविटीज़, जिसमें पैसिव टीचिंग मेथड्स लाइक ट्रांसमिटेड टेक्निक्स, असिस्टेड रीडिंग्स एक्सेट्रा आर यूज्ड, और इसमें एक्टिव लर्निंग होता है, मेथड्स आर यूज्ड। फिर पेस ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, टीचर्स कंट्रोल टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग, जबकि इसमें लर्नर इन्फ्लुएंस टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग। इवेल्युएशन की बात करें तो बाई टीचर नॉर्म रेफरेंस्ड ऑन अ कर्व विद ग्रेड्स, जबकि इसमें एडल्ट में बाई लर्निंग कलेक्टेड एविडेंस वैलिडेटेड बाय पीयर फैसिलिटेटेड एक्सपर्ट्स या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होता है। तो कुछ इस प्रकार से था दोनों में। तो लर्नर दो तरह के इसमें हमने डिस्कस किया, जिसमें हम एडल्ट और अडोलसेंस को लेकर चल रहे थे, और ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स थे वो उसके सारे वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। आप लोगों को प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप लोगों को जो भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ गाइज आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और जो भी वीडियोज़ हैं उसको प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।